गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने नदी अपवाह तंत्र हैं? अगर देखें तो हर एक नदी अपवाह तंत्र को हमको पढ़ना है। कुल नदी अपवाह तंत्र की संख्या 5 है। इन 5 अपवाह तंत्र में कई छोटी सहायक नदियां भी है। ठीक है, ये सब को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, चलो, अगर हम बात करें कि नदी शब्द क्या है, नदी क्या है, नदियां, तो मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता हो नदियां क्या है, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के मिल जाती है। बताओ, कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है भाई नदियाँ? 4 नहीं 5 है भावना। ठीक है, 5 नदी अपवाह तंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो नदियाँ क्या है? तो सामान्यतः नदियाँ, सुनना ध्यान से, सामान्यतः जो नदियों का उत्सर्जन होता है, सामान्यतः नदियों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? पर्वत, पहाड़, पठार, ग्लेशियर, सामान्यतः इस जगह पर से नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नदियों का उत्सर्जन मतलब उद्गम यही क्षेत्र होता है। और यहाँ से ग्लेशियर से निकलकर कहाँ जाती है ये नदियाँ? तो ये नदियों का जो मुहावना है, सागर, झील में मिल जाती है, ये सबको पता है। अब माना कि ये नदी है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ से एक नदी निकली और निकल करके सीधे सीधे बहते 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 किसी क्षेत्र विशेष, जहाँ पर हो सकता है कोई सागर हो, कोई सागर हो, और इस सागर में जाकर के ये गिर जाती है। तो जिस जगह पर गिरती है और जो नदी का मुंह है, इसी को नदी का मुहाना कहते हैं। तो नदी का जो मुख है, जहाँ नदी गिरती है, वो उसका मुंह है। यहाँ से निकली 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 बहते बहते यहाँ पर इसका मुंह सामने है। तो जहाँ पर नदी विसर्जित होती है उसे उसका मुहाना कहते हैं। तो निकलती जनरली पटवत, पठार, ग्लेशियर से, और मिलती कहाँ है? जनरली सागर या झील या किसी किसी जगह पर तो अंतःस्थली भी हो जाती है। तो नदियों में जो एक शब्द आता है बेसिन, ठीक है, ये क्या है? तो जहाँ पर नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती है उसे नदी का बेसिन कहते हैं। ठीक है, एक शब्द और देखने को मिलता है आप लोगों को, नदी बेसिन। ये बेसिन शब्द का अर्थ क्या है? तो जहाँ पर कोई नदी बहती है, ठीक है, जहाँ कोई क्षेत्र विशेष में नदी बहती है और एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र जहाँ पर वो बहती है उसे उसका बेसिन कहते हैं। क्लियर है? गुड मॉर्निंग तृप्ति, गुड मॉर्निंग डॉली, गुड मॉर्निंग परी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बेसिन क्या है? वह क्षेत्र जहाँ एक नदी और उसकी सहायक नदी बहती है, उसे उस क्षेत्र की बेसिन कहते हैं, उसे उस क्षेत्र का बेसिन कहते हैं। बेसिन शब्द क्लियर हो गया? अब हमारे छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में जाओगे तो कौन कौन सी नदियां, अपवाह तंत्र, ये सब है तो देख लेते हैं। चलो भाई, यहां पर मान के चलो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक, ये छत्तीसगढ़ है। अब इस छत्तीसगढ़ में मान के चलो मैं खुद एक छत्तीसगढ़ हूं, मैं छत्तीसगढ़, मैं दिख रहा हूं छत्तीसगढ़ जैसा दिख रहा हूं। छत्तीसगढ़ के ऊपर मतलब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में क्या दिख रहा है, सिर है और नीचे में पैर है, इधर बायां हाथ है, इधर दायां हाथ है, ठीक है। तो आपको मैं दिख रहा हूं छत्तीसगढ़, मान के चलो मैं ही छत्तीसगढ़ हूं, ठीक। तो छत्तीसगढ़ हूं मैं, तो मेरे मध्य में, मध्य म से मध्य में शरीर है, इस म से मध्य और म से नाम आता है महानदी, ठीक है। म से मध्य में, म से महानदी, अपवाह तंत्र, एक ये हो गया, इसे कहते हैं महानदी अपवाह तंत्र। सर में देखोगे तो स से सर, स से सोन गंगा, तो ऊपर में आपको मिलेगा सोन गंगा अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र। नीचे में पैर है, अब पैर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं चांदनी, बताओ जरा। पैर ला काय बोलता छत्तीसगढ़ी में, कैसे डॉली, तृप्ति, परी, भावना, सीमा, बताओ छत्तीसगढ़ी में पैर ला का बोलथन हमन हा, बताओ तो कोनो झन छत्तीसगढ़ी पढ़त हो तो छत्तीसगढ़ी नॉलेज है कि नहीं वो देख लेथन। नॉलेज कथे, नॉलेज नहीं, नॉलेज छत्तीसगढ़ी में बताओ का कथे छत्तीसगढ़ी में पैर ला, गोड़ कथे, हाँ चल ठीक है तृप्ति किरण, गोड़ कथे। तक गोड़ से मतलब पैर, पैर नीचे और गोड़ से क्या नाम, कौन सी नदी अपवाह तंत्र होगी यहाँ, तो गोड़ से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ये सब अपने आप याद हो रहा है ना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे देखो, ठीक। मध्य में म से महानदी, महान मतलब मैं, महान, महान, महानदी। सर में स से सोन गंगा, पैर की तरफ जाओ, पैर मतलब गोद, गोड़ से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। 3 अपवाह तंत्र याद हो गए, कुछ था क्या इसमें। बाई तरफ बा, ये मेरा है बायां, ये मेरा बायां है, मतलब मैं बायां, ये शरीर हूं मान के चलो, तो बायां, बा से बायां, तो बा से ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, बा से बायां ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ये चौथा हो गया। बा बायां, दा दायां, दा से दायां, दा दा कौन सी नदी के नाम में दा आता है अंत में, दा दा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, बताओ ये याद हुआ, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने, 5 अपवाह तंत्र हुए, कुल कितने, 5 अपवाह तंत्र हुए। अब ये 5 अपवाह तंत्र कितना कितना प्रतिशत है, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। अब बायां हाथ, मतलब बायां हाथ में काम हम करोगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा काम बायां हाथ से नहीं करता, दायां हाथ में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मेन, सबसे मेन अपना मध्य वाला हिस्सा, मध्य मतलब सबसे बड़ा महानदी, और सिर, सिर जो है इसकी तुलना ऊपर जाओगे सिर तो सोन, और गोड़ है तो फिर सब, गोड़ के बिना कार्य कहाँ कर पाओगे। तो इनमें से सबसे बड़ा मध्य का महानदी है, फिर गोड़ का रोल है गोदावरी है, फिर सर का रोल है सोनगंगा है, फिर ब्राह्मणी और नर्मदा, ऐसे इसको याद करना। तो महानदी अपवाह तंत्र याद रखना, जब पुलिस उलिस में जाओगे या कोई डायलॉग मारते हैं मूवी वूवी में, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना है ऐसा बोलते हैं ना, तो 56 से याद रखना महानदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत भी कितना याद रखोगे, 56, ठीक है। 56 15% महानदी अपवाह तंत्र कितना है, 56 15% महानदी अपवाह तंत्र, 56 इंच का सीना महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। 56 का आधा कितना होता है बताओ,
तुलेश गुड मॉर्निंग। भावना बताओ 56 का आधा कितना होता है? तो मध्य भाग म से महानदी 56 का आधा कितना? आधा आधा कर दो, कितना होगा? तो 56 का आधा होता है 28। तो 28% कम से कम याद रख लो। देखो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल जितना बता रहा हूं उतना तो याद करो। 56 इंच का सीना 56%, ये याद हो गया। 56 का आधा कर दो 28, तो 28% किसका है? गोदावरी का। अब गोदावरी का 28 है, तो तृप्ति बताओ 28 का आधा कितना होता है? 28 का आधा कितना होता है तृप्ति? तुलेश? हाँ भावना बताओ। 56 का आधा 28, 28 का आधा बोलो भाई, पहाड़ा भूल गए क्या? 28 का आधा 14, तो 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, तो सोनगंगा 14%। जैसे याद करा रहा हूं बस वैसे याद करना, ठीक है? वो फिर आपको सब याद हो जाएगा। अगर डायरेक्ट याद करोगे तो फिर कल तक भूल जाओगे, और जिस तरीके से मैं याद करा रहा हूं वैसे याद रखोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, उसके आसपास हम रहेंगे, ठीक है? चलो, सबको पता है। मेरे में वीडियो नहीं चल रहा। कल्याणी जी कैसे भाई, आपका कल्याण कैसे होगा अगर वीडियो नहीं चलेगा तो? देखो भाई, मोबाइल को फिर से चालू करके देखो, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम दिख रहा। आपकी तरफ से कुछ हो सकता है, देखो। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा 56 इंच का सीना, मध्य में 56, 56 का आधा 28, 28 का आधा 14। तो ये 56% महानदी है, 28% गोदावरी याद रखना, मोटा मोटी। सोन गंगा 14 याद रखना। इधर ब्राह्मणी 1, कितना याद रखोगे? 1, और 1 का आधा 0.5, तो इतने को आप ऐसे याद रखो। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र 1%, सोन गंगा अपवाह तंत्र 14%, 28%, 56%, ठीक है? ये मोटा मोटी आपको याद हो गया। याद हो गया? बताओ भाई, याद हुआ कि नहीं हुआ? हमारा छत्तीसगढ़ में जाओ, छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र को बताओ। ये छत्तीसगढ़ है, ठीक? एक 56 इंच के सीने के साथ, दूसरा पैर 28%, इसका आधा 14%, इसका एक लिया 1%, इसका आधा लिया 0.5, तो एक लिया और इसका आधा लिया 0.5। ये एक मोटा मोटी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाओ। अब थोड़ा सा एक्यूरेट के पीछे चलते हैं। आ जाओ भाई, एक्यूरेट भी थोड़ा देख ले, क्योंकि भाई मनीष सर ने तो ऐसा बताया लेकिन एग्जाम में कुछ और आ गया तो गड़बड़ है। तो हमको ऑलमोस्ट हम एक्यूरेट पे ही हैं, ठीक है? थोड़ा सा बस एक जगह दिक्कत होगा, लेकिन याद करने के लिए जरूरी था। एक्यूरेट में जाओगे तो ये 56.15% है। 28, तो ये 28 के आगे 8 के आगे 9 आता है, तो इस 2 को इसको दे दिया तो ये 1 बचा, तो 28.91% है। ये 14 लिखा है, इस 14 में बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये 14 जो दिख रहा है ये एक्चुअल में 14 ना होकर के 13 है, और 13.63% तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? 13.63% तक देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, अभी लेटेस्ट बुक में थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा कि यहाँ पर पहले 65 लिखा रहता था, अब 63 हो गया है, और जो 91 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। तो यहाँ पर 28 को थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ जो पुराने बुक जिसके पास होगी, मैंने पहले वो आंकड़े लिखे। अब यहाँ पर 28 दशमलव, ये अब 64 है, ठीक है? 28.64 हो गया है, पहले ये कितना था? 91 था, ठीक? इधर जाओगे तो ये 1%, ठीक है? इधर जाओगे तो कितना प्रतिशत? 1%। एक में एक ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आगे में 0.03 लगा भी दोगे तो कोई बात नहीं, 0.03 करेक्ट कर सकते हो। और ये 0.5 है तो 0.5 ही लिखो, एक और 5 सामने लगा दो, ऐसा। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ में कुल अपवाह तंत्रों का प्रतिशत, ठीक है? तो यहाँ पर सीधी बात
कि यहाँ 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, 14 में थोड़ा सा कम कर देना 13.63%, और ये 64, तो 63 64 ऐसे याद रखना। 56 15 और इधर का तो एक याद रहेगा, 0.5 याद रहेगा ही। तो फाइनली यहाँ देख लो, ठीक है। अच्छा, गधा से गधा भी याद कर लेगा, अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। तृप्ति, याद होना चाहिए भाई, हमारा टारगेट तो यही है कि आपको क्लास में याद हो जाए। लेकिन दुनिया की कोई भी चीज़ याद कर लो, जब तक उसका रिवीजन ना करो तो भूल ही जाते हैं। तो इसलिए ये याद करने का तरीका आसान है, लेकिन रिवीजन करने का तरीका भी छोटा सा आसान सा रख दिया करना। आज पढ़े, रिमाइंड करे शाम को एक बार, फिर दूसरे दिन रिमाइंड करे, फिर 10 दिन बाद रिमाइंड करे, फिर वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। नदियों में नदियां बहती है सीना तान के, नदियां कैसे बहती है? सीना तान के, सीना तान के बहती है, मतलब 56 इंच का सीना, 56.15, 56 का आधा मैंने बताया 28, 28 का 14 होता है, लेकिन एक कम 13, अब 13 है तो 13.63%, 63 है तो यहाँ पर 64%, बाकी यहाँ पर 1.03% और यहाँ पर 0.55%। बस अब एक्यूरेट याद हो गया होगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप रिमाइंड करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। कुल मिला के सप्ताह भर में 2 बार रिमाइंड करना। रिमाइंड का मतलब देखना नहीं है, शाम को थोड़ा याद करना, हाँ ऐसा सा बताए थे, फिर 2-4 दिन बाद ऐसे रिमाइंड करना, ऐसी चीजें फिर परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, अब देखो भाई, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल कितना है, कितना पर ये फैला हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पर ये क्षेत्रफल फैला है। तो महानदी अपवाह तंत्र, मध्य भाग में महानदी है और मध्य भाग में महानदी है, तो समझ जाओ मध्य भाग में, मतलब मैं अगर हूं तो मध्य भाग में मेरे पास दिल भी है, और दिल क्या चाहता है? सबके साथ साथ चलना चाहता है। तो दिल में थोड़ा सा प्यार भी है, तो दिल के साथ प्यार, तो याद रखना साथ साथ चलना चाहता है, तो 77.43 ये याद रखना इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। 77 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, 77 लाख हेक्टेयर, इसको याद रखना, ठीक है, ये याद रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर पूछे कि महानदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो महानदी, महान, ठीक है, सबके साथ साथ चलते हैं, दिल से 43, तो 77.43, बस इसका अच्छे से याद रखना। बाकी सबका याद करने की एकदम जरूरत नहीं है, कभी कभार हो सके तो पूछ देता है, लेकिन 77 याद हो गया, ठीक है। तो लगभग 77, इसका आधा लगभग 28 है, तो इसके आधे में मतलब लगभग इस 77 का आधा करूंगा तो 78 का आधा मोटा मोटी करोगे तो लगभग 40 के आसपास, 80 का आधा 40 होता है, 78 का आधा कितना 38 के आसपास होगा। तो यहां पर मान के चलो इसका आसपास मोटा मोटी याद रखना 39 लाख 39 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, 77 लाख इसका है, 39 लाख इसका है, ठीक है। और इसका 18 लाख हेक्टेयर, मोटा मोटी इसको बस याद रख लो। बाकी ये सब तो नाम मात्र के हैं, ब्राह्मणी और नर्मदा। तो ब्राह्मणी का 1.7 लाख हेक्टेयर है भूमि, और ये वाला 0.7 लाख हेक्टेयर भूमि है, 0.5 की जगह 0.7। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में और सेट करो। देखो थोड़ा टाइम देके इसलिए बता रहा हूं कि चीजें याद हो जाए और परमानेंट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा कि महानदी हमेशा साथ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। महानदी को हम छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, तो हमेशा हमारे साथ है, तो साथ साथ चलती है, तो साथ साथ से साथ साथ, और हम महानदी से और महानदी हमसे प्यार करती है, तो 43, तो याद रखना 77.43 ये याद रखना। बाकी सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज़्यादा पूछ देता है, तो ये याद रखना। और इसका आधा लगभग 78 है, 78 का आधा लगभग 38, 39 याद रख लो बस, ठीक है। चलो, तो ये वाली चीज हो गई। 13, 18, 13, 18, 28, 39। अब इसको और एक तरीके से कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको याद करने का एक और सीधा सिंपल तरीका है
ठीक है। 56 है, मतलब महानदी तो साथ साथ है, इसको तो याद रख लो, और नीचे नीचे का याद रखना चाहते हो तो उसको भी आप याद कर ही लो। यहाँ पर 56 इंच का सीना 28, यहाँ पर 13.63 है, तो 63 के बाद 64 है, 56 का 15 है, 1.03% है, 0.55% है। यहाँ पर अगर चलोगे तो 56 हमेशा साथ साथ है, महानदी हमारे सब हमेशा साथ साथ है, जीवन रेखा है, ठीक है। 13 है, तो यहाँ पर 28 को कैसे याद रखोगे, 2 में 1 जोड़ दो 3, 8 में 1 जोड़ दो 9, तो ऐसे याद रख लो, 2 में 1 जोड़े 3, 8 में 1 जोड़े 9, तो ये लाख हेक्टेयर, इसको याद रख लो। और यहाँ पर 13 इसको कैसे याद रखोगे, तो ये 1 का 1 बना दिया, ये 3 को ऐसे बनाया, तो इस 3 को पीछे से और जोड़ दिया, तो ये लाख हेक्टेयर ये भी निकल गया, ठीक है। तो मोटा मोटी ये दोनों को याद रखना, बाकी ये सब तो 1 पॉइंट में ही है, ये 0.75 में है, ठीक है। तो ये सब याद हो गया होगा, ठीक है, ठीक। चलो, तो यहाँ तक हमने अभी जो पढ़ा उसको फटाफट देख लो। लेग्जी थोड़ा बोल रही है कि स्टार्ट से बता दीजिए, लेट हो गया तो सुन लो। लेग्जी 2 मिनट दे देते हैं, सबका रिवीजन भी हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में कुल 5 बड़ी अपवाह तंत्र शामिल है। इन 5 बड़ी अपवाह तंत्र का नाम मैं अभी बताया। नदियां क्या होती है, नदी जो कि हर जगह कहीं से भी देखो वो किसी ना किसी पर्वत, पठार, पहाड़ या किसी ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय की नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, सिंधु नदी है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। सब ग्लेशियर मतलब हिमनद, बड़े बड़े पहाड़ों को हम ग्लेशियर कहते हैं, जो बर्फ से जमा होता है, ठीक है। और जब पिघलता है तो नदी बन के बहता है। उसके बाद जब मिलती है किसी क्षेत्र विशेष में, तो या तो अरब सागर में गिरेगी या बंगाल की खाड़ी में। हमारे भारत के लेफ्ट साइड में बी है और राइट साइड में, मतलब अगर देखोगे ये भारत है, तो भारत के इस तरफ, भारत को अगर ऐसे देखूं तो राइट और लेफ्ट लूंगा, ठीक है, और सामने से देखूंगा तो ये लेफ्ट ये राइट होगा। तो इस तरफ ए है, इस तरफ बी है। ए से अरब सागर, बी से बंगाल की खाड़ी, और है ए है, बी है से हिंद महासागर। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है। अब यहीं पर तो जाके नदियां गिरती है, तो यहाँ पर महानदी भी इसी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी। तो जहां गिरेगी वो या तो सागर होगा, या कोई झील हो सकता है, या किसी जमीन के अंदर समा जाती है। तो कुछ नदी ही ऐसी है जो अंतःस्थलीय होती है। बाकी जितनी नदियां हैं या तो किसी नदी में विसर्जित हो जाएगी, या तो किसी सागर में विसर्जित होगी, या फिर किसी झील में गिरेगी, ठीक। तो यही चीज मैंने बताया, बेसिन के बारे में बताया। नदी और नदी के सहायक नदियों का क्षेत्र बेसिन कहलाता है। यहाँ 5 अपवाह तंत्र बताया। मध्य में म से महानदी, सर में स से सोनदी, पैर की तरफ गोड़, गोड़ से गोदावरी, बायां है तो ब से ब्राह्मणी, दायां है तो दा नर्मदा नदी। 56 इंच का सीना महानदी, 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, याद हुआ। इसमें से एक पकड़ा, एक का आधा इसको दे दिया, तो हो गया ये। अब एक्यूरेट के पीछे गए, एक्यूरेट के पीछे गए तो एक्यूरेट में ये सब लिखा हुआ है, कितने लाख हेक्टेयर में फैला है। तो महानदी हमारे साथ साथ चलती है, जीवन रेखा है, तो 7.43 लाख हेक्टेयर। वहीं अगर बात करें तो ये 13 और ये 28, तो 28 में 2 को 1 बढ़ा दिया 3, 8 में 1 बढ़ा दिया 9, 39 लाख हेक्टेयर। वहीं 13 का 3 को उल्टा कर दिया तो 8 बन गया 18 लाख हेक्टेयर, ठीक है। लेग्जी याद हो गया यहाँ तक। चलो, यहाँ तक हमारा महानदी अपवाह तंत्र खत्म, मतलब कितना कितना प्रतिशत है ये खत्म हो गया। अब कहाँ कहाँ पर ये फैला है ये भी थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो हमको तो देख के समझ में आ ही गया है कि कहाँ पर कौन सा अपवाह तंत्र है। तो महानदी कहाँ है, मध्य में है। सोनगंगा कहाँ है, उत्तर में है। गोदावरी अपवाह तंत्र कहाँ है, दक्षिण में है। ब्राह्मणी कहाँ है, पूर्व में है। और नर्मदा कहाँ है, पश्चिम में। तो यही चीज बस पूछ दे कभी कि मध्य में कौन सा अपवाह तंत्र, महानदी है, बता सकते हो, ठीक है। ब्राह्मणी को अगर थोड़ा सा देखोगे तो एक्चुअल में ब्राह्मणी पूर्व में ना होकर के थोड़ा ऊपर है। क्यों, क्योंकि जसपुर से केवल एक नदी है जो इसमें जाके मिलती है और जसपुर है यहाँ पर। तो ये वाला हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर और पूर्वी में आ जाता है।
इसलिए इस अपवाह तंत्र को हम कहाँ पर लेते हैं? उत्तर पूर्वी में लेते हैं। बाकी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये मध्य और ये पश्चिम, ये बाकी सब सही है। लेकिन ब्राह्मणी नदी अगर ऑप्शन में दे दे उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में या उत्तर पूर्व में, तो आप क्या लोगे? तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में है, क्योंकि जसपुर से निकलने वाली एक शंख नदी है जो ब्राह्मणी पर मिलती है। इसलिए ये तंत्र, अपवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ में आ जाती है और ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, क्लियर? बढ़ाए गाड़ी आगे। चलो अब मुझे बताओ, उत्तर में है, उत्तर में है तो कौन सा संभाग के अंतर्गत आ जाएगा? ये वाला उत्तर वाला सोनगंगा सरगुजा में है, सरगुजा संभाग। मध्य वाले में और दक्षिण वाले में, तो दक्षिण वाला पूरी तरह से बस्तर संभाग में है। मध्य का बिलासपुर में भी है, दुर्ग में भी है, रायपुर में भी है। तो ये तीनों संभाग शामिल हो जाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो बस्तर संभाग में दक्षिण का जो गोदावरी अपवाह तंत्र है, ठीक है। सरगुजा संभाग में केवल एक सोनगंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। यही पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये दंडकारण्य का पठार है। और मध्य वाले में जहां महानदी बेसिन है उसमें बिलासपुर संभाग आएगा, दुर्ग संभाग आएगा, रायपुर संभाग आ जाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक? बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक। और अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी में, तो यहाँ पर कोई संभाग नहीं, केवल और केवल एक जिला आएगा, जसपुर। तो जसपुर में ये फैला है क्योंकि जसपुर से निकलती है शंख नदी। और पश्चिम में थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पर कबीरधाम और केसीजी, ये दो जिले शामिल होंगे इस पश्चिम यानी नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में। तो कभी पूछ दे कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ से कौन से जिले इस अपवाह तंत्र में शामिल हैं? चूंकि कबीरधाम से एक नदी निकलती, केसीजी से निकलती, जो जाके नर्मदा में मिलती है। चूंकि यहाँ केवल जसपुर है, यहाँ से शंख नदी बस है जो मिलती है। बाकी सरगुजा की सभी नदियाँ, हर जिले की लगभग नदियां उत्तर सोन में मिलती है, इसलिए सरगुजा अपवाह तंत्र, सरगुजा पूरा संभाग आएगा। दक्षिण में पूरा बस्तर यानी दंडकारण्य आ जाएगा। और यहाँ पर महानदी में तो बिलासपुर से आने वाली नदी, दुर्ग से आने वाली नदी, रायपुर से आने वाली नदी, ये सारी नदियां इस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इसलिए इस में पूरा बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, चले आगे, बढ़ा दे गाड़ी आगे। यहाँ तक सबको स्पष्ट है? अब इसी को थोड़ा टेबल वेबल में बना के लिखोगे तो अच्छा सा दिखेगा, है ना। लेकिन मैंने आपको बस ये बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताओ अब कौन सा अपवाह तंत्र शुरू करें। सबसे पहले बड़ा देखे कि छोटा देखे? छोटे में तो कुछ नहीं है, सबसे पहले बड़ा देखे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महानदी अपवाह तंत्र। चलो भाई, महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र, बड़े कोई कर रहे हैं? ठीक है डॉली, चलो भाई। तो इस बड़े को शुरू कर रहे हैं, तो बड़े के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बड़ा है तो इसके बारे में पहले तो सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि इस बड़े अपवाह तंत्र में क्या क्या चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कुछ पॉइंट लिख देता हूं मैं, आप भी लिखना है तो लिख लो। देख के समझ में आ गया छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कितने प्रतिशत में है? तो हमने देखा महानदी 56 इंच के सीने के साथ 56.15% है। कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो हमने देखा महानदी जीवन रेखा हमारे साथ साथ चलती है, तो 56 और साथ साथ चलती है बहुत प्यार, लव यू 43। तो ये क्या है? लाख हेक्टेयर।
ठीक है, इतना सामान्य जानकारी तो देख ही लिया हमने। चलो अब क्या जानना है इसके बारे में, तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर पहले सुन लो। ये महानदी का जो उद्गम है, इस महानदी का जो उद्गम है ये होता है सिहावा पहाड़ी। फिलहाल अभी सिहावा याद रखो, ठीक है। गणेश घाट वहां पर मिलेगा, लेकिन फिलहाल सिहावा पहाड़ी याद रखो। थोड़ा डीप में मैं जाऊंगा बाद में, फिलहाल सिहावा पहाड़ी याद रख लो, ठीक है। तो उद्गम कहां से हो रहा है? सिहावा। इसी सिहावा पहाड़ी के पास एक जगह है जिसका नाम क्या है? अरे ये ना इन्वर्टर ना खराब हो गया है, लो पूरा बंद। अब पीडीएफ तो मैं चाह के नहीं दे पाऊंगा आपको, सेव भी नहीं होता ऑटोमेटिक ये। लो, नोट किए हो कि नहीं किए हो? सब नोट किए कि नहीं किए जी? बंद हो गया ना ये बोर्ड। इन्वर्टर चेंज होता है और बोर्ड बंद हो जाता है। लाइट गोल हुआ और बोर्ड बंद हुआ। बाकी कैमरा वैमरा सब चलेगा ना, सब दिख रहा हूं मैं आप लोगों को। नोट कर लिए ना, तब ठीक है। ये भी एक समस्या है जी, कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता, पता है। लाइट तो गोल होते रहता है, लेकिन ये बोर्ड कभी कभी बंद हो जाता है। ठीक, तो मैं अभी क्या क्या बताया बताओ। मैं बताया कि महानदी सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसका 56.15% क्षेत्र अपवाह तंत्र का है। कुल 77,43,000 हेक्टेयर पर फैली हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैं उद्गम बता रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले पर एक पहाड़ी है जो उच्च भूमि मैंने बताया था 586 मीटर, 586 मीटर जो उच्च पहाड़ी है, वहां पर ये नर्मदा महानदी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा था, क्या बता रहा था जी? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र, ये महानदी अपवाह तंत्र जो है, जो बता दिया था वो सब नोट कर लिए थे ना। चलो आ जाओ। उद्गम, उद्गम बताया, उद्गम हो रहा है सिहावा पहाड़ी से। सिहावा पहाड़ी के पास एक जगह है फरसिया, और फरसिया के पास एक घाट है गणेश घाट। ठीक, यहां से नदी का उद्गम होता है। सिहावा पहाड़ी, फरसिया, गणेश घाट कौन से जिले में है? ये धमतरी जिले में है। आ जाओ दूसरा। विसर्जन, विसर्जन कहाँ हो रहा है? तो विसर्जन हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी समझ गए। एक बंगाल की खाड़ी किस तरह है ये भी बताया आप सभी को, ठीक। अब कहां से होकर बहती है, कौन कौन से राज्यों में ये बहती है? तो राज्य, एक तो छत्तीसगढ़ से निकल रही है, प्लस उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो जगह पर बहती है। छत्तीसगढ़ में बहती है तो कितने किलोमीटर? 286 किलोमीटर। कुल इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर।
तो उड़ीसा में कितनी बहती है? 8 में से 6 गया 2, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 2 गया 5। मतलब आप थोड़ा सा देखोगे तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है और उड़ीसा में 572 किलोमीटर बहती है, और कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। तो ये समझ में आया? ठीक, पहले आप सेव कर लो भाई, इसको लिखूंगा तभी तो सेव करूंगा। अब हर एक पेज में सेव करते जाऊंगा तो फिर टाइम खपेगा। ठीक है, तो कभी कभार होता है, अब उसके लिए आप एक्टिव रहो। ऐसी घटना कभी घट गई तो आप उसके लिए हमेशा एक्टिव रहो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सब आपसे दिमाग में तो छप गया है सब चीज़। ठीक है, सब तो मैंने रटा दिया है, तो अच्छी बात है, कभी कभी अच्छा भी है। ठीक है, और अच्छा यही होता है कि केवल सुन के याद करोगे तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, और नोट करके याद करोगे तो वो कुछ समय के लिए याद रहती है। चलो, तो यहाँ पर 286 किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ में बहती है। कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, जिसमें से उड़ीसा में 572 किलोमीटर बहती है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी विशेष बात, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली अगर बात करूं, छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली, अगर छत्तीसगढ़ की पूछे, गढ़ की, तो सबसे लंबी नदी, और बहने छत्तीसगढ़ में बहने वाली तो दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है? ठीक, क्लियर है यहां तक? चले आगे। चलो, इसकी विशेष बात और क्या है? चलो यहीं पर कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं फटाफट। इसकी एक विशेष बात यह है कि ये एक अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती नदी है। ठीक है, एक पूर्ववर्ती होता है और एक अनुवर्ती होता है। तो पूर्ववर्ती क्या है? पूर्ववर्ती क्या है? जो पहले से जैसे बहती थी वैसे ही बहती है, वो पूर्ववर्ती है। और अनुवर्ती क्या है? ढाल के अनुरूप, अगर उसको ढाल जैसा मिल रहा है, मान के चलो इधर ढाल मिला तो इधर बह गई, ऊपर ढाल मिला तो ऊपर बह गई, इधर ढाल मिला तो इधर बह गई। इस तरीके से ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी अनुवर्ती है। और एक नदी ऐसी होती है जो सीधा अपना रास्ता में बहती है, मतलब बहती रहती है, भले बीच में कुछ भी आए उसको चीरते हुए आगे बढ़ती है, वो पूर्ववर्ती कहलाती है। तो पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है। यहाँ महानदी एक अनुवर्ती इसलिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में ढाल के अनुरूप बहती है। ढाल के अनुरूप, जैसे जैसी ढाल वैसे वैसी इसकी चाल। ठीक, तो ढाल के अनुरूप बहने वाली अनुवर्ती नदी महानदी है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। ये सामान्य जानकारी बताया, अभी और भी है सामान्य जानकारी, इसकी ढेर सारी सामान्य जानकारी है। तो मैं थोड़ा सामान्य जानकारियों को एक साथ एक जगह लिखता हूँ, फिर उसके बाद फिर आप लोगों को डायग्राम में महानदियों को फ्लो करेंगे हर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या छोटी छोटी बातों में क्या याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ की क्या है? जीवन रेखा। इस लाइन को मैं लिखा नहीं हूँ, लो लिख देता हूँ। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, और क्या? छत्तीसगढ़ में 11 जिलों से होकर बहती है। कितने जिले? 11 जिले। वो 11 जिले अभी हम देखेंगे अभी। ठीक है, ठीक, और क्या? और क्या सामान्य चीज होनी चाहिए इसमें? तो छत्तीसगढ़ की 11 जिलों में बहती है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। इसके कई नाम
ठीक है, इसके नामकरण को मैं अलग से लिखता हूं नेक्स्ट पेज में। चलो आ जाओ। महानदी का नामकरण महानदी का नामकरण बताओ भाई, क्या क्या नाम से जानी जाती है? कौन कौन से युग हैं हमारे पूरे इस जीवन में? हमने कितने युगों को सुना है? बताओ बताओ तुलेश, कितने प्रकार के युग हैं हमारे इस दुनिया में? एक नाम सतयुग सुना होगा, एक नाम त्रेता युग सुना होगा, एक नाम द्वापर युग सुना होगा और एक नाम कलयुग। तो ये महानदी तो भाई शुरू से बहती आ रही है। अब इस समय भले हम चेंज हो गए, हमारा जन्म फिर से हो गया, लेकिन पुराने समय किसी न किसी समय हम सतयुग में मिले होंगे, त्रेता युग में हो सकता है मिले होंगे, द्वापर युग में हो सकता है युद्ध करे होंगे, ठीक है, और वर्तमान में कलयुग में आप और हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस समय जो नदी है ये महानदी कहलाती है। लेकिन द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग में भी इसको किसी नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो बहुत पहले प्राचीन नाम के आधार पर देखे तो इसका नाम था, एक तो फ्रेंड बचपन का प्यार कनक, और एक नंदिनी। फिर से लाइट गोल हुआ लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है, नोट करते चलना भाई, ठीक है, नोट करते चलना आप लोग। ये थोड़ा सा ना एक्चुअल में फ्लक्चुएट हो रहा है, लाइट जा रहा है आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। कनक नंदिनी, क्या नाम याद रखोगे? कनक नंदिनी, प्राचीन नाम। एक नाम सतयुग में, सतयुग सत धन युग, और इसी को हम वायु पुराण में भी गिनते हैं। तो वायु पुराण में महानदी का नाम कुछ उल्लेखित है। सतयुग में इसे किस नाम से बुलाया जाता था? तो वायु पुराण। वायु देखो कहाँ है वायु? वायु दिख रही है आपके सामने? अभी नहीं। आसमान में देखोगे तो चारों तरफ लगेगा कि हाँ पूरे आसमान में वायु वायु है। आसमान को देखोगे वायु में, तो वायु में आसमान में क्या दिखेगा? नीला नीला आसमान। तो नीला आसमान, तो याद रखना इसका नाम नीलोत्पला, ठीक है। वायु पुराण, वायु कैसी दिखती? नीला, आसमान में देखो नीला, नीला से नीलोत्पला। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और जिसका कंठ नीला है वही तो सत्य है। तो सतयुग में इसका नाम नीलोत्पला, याद रखना। याद हो गया? भूलना नहीं कभी, ठीक है। मैं सबको लिंक कर रहा हूं, भूलना नहीं। सतयुग, सतयुग के बाद आएगा एक द्वापर युग। द्वापर युग, अच्छा सतयुग के बाद द्वापर नहीं आता, पहले कौन सा युग आता है भाई बताओ? मैं बस युग को कनेक्ट कर रहा हूं, आगे पीछे लिख दे रहा हूं, उसमें कंफ्यूज मत होना। द्वापर बाद में आएगा, ठीक है। तो त्रेता युग, सतयुग, फिर द्वापर। तो द्वापर युग में क्या नाम से जाना गया? तो द्वापर, द्वार पर बताओ भावना, तृप्ति, तुलेश, आपके द्वार पर कुछ चित्रकारी है? गांव में जाओगे तो हर किसी के गांव में जब शादी वादी होती है तो द्वार पर चित्र बना देते हैं और लिख देते हैं भावना संग भावेश, लिख देते हैं तृप्ति संग, जो भी है, जो होंगे, जो भी रहे होंगे, ऐसा नाम नहीं जोड़ रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ बर बिहाव के समय में ऐसा होता है कि बाहर, घर के बाहर चित्रकारी होती है। ये फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है भाई इतना? द्वार पर क्या मिलता है? चित्रकारी। और चित्र से याद रखना इस नदी का नाम था चित्रोत्पला, ठीक है। भावना, नाराज नहीं होना, कुछ नाम जोड़ दिए तो भावनाओं को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि द्वार पर चित्रकारी होती है। तो द्वार पर जब भी क्वेश्चन आए, द्वापर में क्या कहा जाता है? द्वार पर, द्वापर, चित्र, चित्र से चित्रोत्पला, परमानेंट याद होना चाहिए। आज पढ़े मतलब एग्जाम तक फुर्सत, ठीक। एक है त्रेता युग।
अब ये त्रेता युग में भी कुछ नाम था इसका, तो त्रेता युग में क्या कहते थे इसका? तो त्रेता युग में इसे महानंदा के नाम से जाना जाता था। महानंदा, महाश्वेता। तो त्रेता, श्वेता, ये देखो त्रेता, श्वेता, नंदा, महानंदा। आ त्रेता, नंदा, श्वेता, जो भी है इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो ता से इसको कनेक्ट कर लेना। इसके अलावा एक पुराण विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में इसका क्या नाम है? तो विष्णु पुराण में इसे ऋषि तुल्या के नाम से, भाई ऋषि लोग सब पुराण वर्ण लिखे हैं, है ना, तो विष्णु पुराण में इसे ऋषि तुल्या के नाम से जाना जाता था। तो सोचो भाई, विष्णु पुराण में भी इसका नाम उल्लेखित है। महानदी कितनी इंपॉर्टेंट है, जिस महानदी के आसपास आप रहते हैं उसको हमेशा प्रणाम किया करो। तो विष्णु पुराण ऋषि तुल्या के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। तृप्ति संघ, अजय सर मैं अभी अभी विवाहित हुई हूँ। अच्छा ठीक है भाई, इसलिए पता नहीं अंदर से मन में आया कि आपके नाम के आगे कुछ नाम नहीं जोड़ता, हो सकता है बिहाव हो गया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। अब भावना के लिए ऐसे है, भावना तो भावनाओं को समझ सकती है, ठीक है, इसलिए जोड़ दिया। चलो आ जाओ भाई। तो विष्णु पुराण आगे है ऋषि तुल्या। ठीक, विष्णु पुराण में ऋषि तुल्या। और कलयुग मतलब, कलयुग मतलब क्या बोलूं मैं, वर्तमान का युग। तो वर्तमान में क्या नाम है बताओ भाई, वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है इसे? वर्तमान में इसका नाम है महानदी। सब जानते हो महानदी कहते हैं कलयुग में। ठीक, तो वर्तमान में महानदी के नाम से जानी जाती है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी कहलाती है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का नामकरण क्लियर हो गया सबको। तो महानदी है, विष्णु पुराण में ऋषि तुल्या है। याद करो, याद करो, त्रेता श्वेता। तो त्रेता श्वेता आजा। ठीक है, तो त्रेता श्वेता, महाश्वेता। द्वार पर चित्रोत्पला, वायु आकाश में देखोगे। सतयुग, तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही नीलकंठ है। नीलोत्पला, वायु देखो आकाश में नीला ही दिखेगा। बाकी विष्णु पुराण, ऋषि तुल्या, त्रेता, श्वेता और वर्तमान महानदी। याद हो गया? इतना याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ जी। ठीक है, चले आगे, आगे बढ़ाए गाड़ी। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, तो एक्चुअल में जाओगे ना, ये त्रेता युग में महानंदा लिखा है, तो ये विष्णु पुराण में ऋषि तुल्या है। वर्तमान में महानदी मतलब महानंदा ही है। समझ में आ रहा है? ये महानंदा कैसा है, ये महानंदा कौन था? तो महानंदा एक शिष्य थी, शिष्या थी, शिष्या, शिष्य नहीं बोलूंगा, शिष्या बोलूंगा। किसकी? श्रृंगी ऋषि की। तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम इसी सिहावा नगरी पर, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है इसी सिहावा नगरी पर, और इसकी शिष्या का नाम था महानंदा। और इसी ऋषि ने, ठीक है, ये देखो, इसी ऋषि ने अपने शिष्या के नाम पर रखा महानंदा। बाद में नाम परिवर्तित हो गया। ठीक है, चलो भाई यहां तक याद हो गया। क्लास का टाइम भी तो हो गया, लेकिन ठीक है, याद तो हो गया, क्लास का टाइम भी हो गया। तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। आज है महानदी का नामकरण तक हमने देखा। अगली क्लास में महानदी कहाँ से कहाँ बहती है वो दिखाऊंगा। ठीक है, हर एक जिले को देखेंगे, कौन कौन से जिले में जाती है, मैप में घूमते हुए जाएंगे महानदी पे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। इसको फटाक से मैं सेव कर देता हूँ, नहीं तो भरोसा नहीं ये जो थोड़ा बहुत बचा है ये फिर बंद हो जाए। ठीक, तो किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो भाई। अभी किसी के मन में कोई जानने की इच्छा? बताओ।
थोड़ा बहुत है वो भी सेव हट जाएगा, उससे अच्छा बंद सेव ही कर लेते हैं। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इस समय। आज के लिए इतना, धन्यवाद। राधे राधे।